आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर समस्या है जो न केवल रोगियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी एक चुनौती होती है। हमें इसके बारे में जागरूकता फैलाने और उपलब्ध उपचार विकल्पों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को। बहुत बहुत स्वागत है आज के रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का और साथ ही साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू शालिनी जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और जैसा हमने बताया, आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर। इस बारे में हम और जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सही जो प्लेटफॉर्म है वो है रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में प्रतिदिन हम एक ऐसा विषय, एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं जिससे आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए और साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी वृद्धि हो जाए। तो पहले जानते हैं डॉक्टर साहब से ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत भय जुड़ा हुआ है इस शब्द के साथ। पहली बार ट्यूमर, कहीं का भी ट्यूमर हो, और फिर जब ब्रेन ट्यूमर की बात होती है तो काफी मन में एक संशय भी होता है, भय भी होता है। क्या है एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर? शालिनी जी, ट्यूमर जैसे कि आपने कहा एक अपने आप में भयभीत करने वाला शब्द है, और ऊपर से ब्रेन ट्यूमर तो और है। बट मैं लोगों को ये निश्चिंत करना चाहूंगा कि इससे भय में होने का कोई मतलब वो नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं होती है। ऐसे बहुत से ट्यूमर्स होते हैं जिसका आप इलाज कराएंगे और आप एज गुड एज नॉर्मल लाइफ जिएंगे जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो डरना नहीं है और इसका इलाज कराना। ये मेरी सभी श्रोताओं से, जो भी सुन रहे हैं इसको, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इलाज कराइए। इसको लाइलाज समझ के अपना इलाज बंद मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए और इसका इलाज कराइए। ब्रेन ट्यूमर कुछ नहीं, जैसे आप और भी ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन में सेल्स होते हैं, उसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। उसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक ट्यूमर का वो रूप ले लेता है। और फिर इसका हम अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग पद्धति से हम इसका इलाज करते हैं और इलाज संभव होता है इनका। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल कार्यक्रम के आरंभ में आशावादी बिल्कुल रखी है कि ये चुनौती जरूर हो सकती है कि ब्रेन ट्यूमर है, पर ये ऐसा नहीं है, लाइलाज नहीं है। नहीं। और जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर आयोजित किया है कि आपके माध्यम से हमारे वो श्रोता जो आपकी बात सुन रहे हैं वो समझें कि डरना नहीं है, हमें बस इस चीज को समझना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो भी हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, पर पहले हम ये समझ लें कि क्या, जैसे आपने कहा कुछ ऐसे प्रकार हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? जी, ब्रेन ट्यूमर्स का अगर हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बट मोटा मोटा देखेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स में जो ब्रेन में आपके सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, इनके सेल से जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक तरह का ट्यूमर होता है। कुछ ट्यूमर्स वो होते हैं ब्रेन में जो शरीर में कहीं और ट्यूमर होता है जो कि फैल के ब्रेन में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो ये दो तरीके के मोटा मोटा ट्यूमर्स होते हैं। तो कुछ ट्यूमर्स इसमें से ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनिंजियोमास होते हैं, जिनको अगर हम पूरा तरह से निकाल देते हैं तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और अपनी जिंदगी जैसे बगैर ट्यूमर के लोग जीते हैं वो वैसे ही जीता है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ट्यूमर का इलाज कराइए, उससे डरिए मत, इलाज संभव है। बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आप सबके दिमाग में भी घूम रहे होंगे कि ये क्यों ना पूछ लिया जाए डॉक्टर साहब से। तो बिल्कुल स्वागत है। और हमारे बहुत सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर भी हमारे साथ हमारे कॉलर्स हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो, नमस्ते शालिनी जी। जी नमस्ते मिसेस बेदी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? वैसे आपने कोई प्रोग्राम में फेविकॉल लगा रखी है कि हम चिपके ही रहते हैं? बिल्कुल लगा रखी है। ये आप ही के शब्द हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप चिपकी रहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें। मैं अपनी योगा क्लास का टाइम बदल रही हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मिस हो जाता है। हाँ, पर योगा क्लास रखिए जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप लाभान्वित कर रही हैं। 25वां
साल है मेरे को। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए आज का जो और विषय है। डॉक्टर साहब को बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक तो मैं जानना चाहती हूँ, कुछ वार्निंग सिग्नल आते हैं हमें। दूसरी बात कि मेरी नीस है, उसको कई बार सिर में बहुत दर्द उठता है, वो माइग्रेन भी नहीं निकला। उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता लगे कि क्यों दर्द उठती है? देखिए, सर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से ट्यूमर भी एक कारण होता है। बट हर ट्यूमर सर दर्द, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर है। जी। और माइग्रेन जहां तक है कि जी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं माइग्रेन में, जनरली वो टेस्ट सब नॉर्मल ही आते हैं। माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि डॉक्टर बनाता है। और सर दर्द का कारण क्या है उसके लिए तो आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्या क्या आप टेस्ट करा सकते हैं और इसका कैसे इलाज संभव है। और डॉक्टर साहब, कोई वार्निंग सिग्नल होते हैं? वार्निंग सिग्नल तो देखिए ऐसे तो नहीं होते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये है तो आपको ट्यूमर हो सकता है। बट ये है कि हाँ, ट्यूमर के कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं बट आपकी ऐसी लोकेशन पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जहाँ बोलने का सेंटर होता है, जहाँ आपको चीज़ों को समझने का सेंटर होता है, तो वो छोटा सा ट्यूमर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और आपको मेजर सिम्टम नहीं आएंगे, तो फिर आप डॉक्टर, आपको लगता है मेरा ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है या ठीक है, आदमी इग्नोर कर देता है। बट बाद में जब आप स्कैन कराते हो पता चलता है कि आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लोकेशन पे है उस पे आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी कॉल करने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए जो हम सबके दिमाग में थे। डॉक्टर साहब, आपने बोला बहुत एविडेंट सिम्टम्स नहीं हैं, तो किस तरह से जैसे मिसेस बेदी ने भी जानना चाहे कब वो सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि आए दिन होती है और बहुत कैजुअली भी हम उसको ले लेते हैं। व्हेन इट बिकम्स अ वार्निंग साइन। देखिए, सर दर्द के 90% केसेस में तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती इसके कारण सर दर्द होता है। अमूमन टेंशन हेडेक्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, आपको माइग्रेन होता है। आपको ये एक अपने आप में बीमारियां जरूर है बट ये ट्यूमर के कारण जनरली इस टाइप के हेडेक्स नहीं होते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत लंबा सर दर्द रहता है, सर दर्द के साथ कई बार उल्टियां होती हैं। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि उल्टियों के साथ आपको सर दर्द में आराम पड़ेगा। और भी बहुत एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, दिमाग का प्रेशर जब बढ़ता है ट्यूमर के कारण, तो उसके कारण भी और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर वो सारी चीजें अगर आप में डेवलप हो रही हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं आपके ब्रेन में कुछ है तो नहीं। जी। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। पहले तो शालिनी मैम को बेहद शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी लगे हाथों नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार आपको भी। सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। जी राजेंद्र जी, समस्या क्या है, आप प्रश्न पूछ लीजिए। पहला सवाल तो है कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए या मालूम हो जाए ट्यूमर है, तो अगर आपकी पास आए तो उसका इलाज आप मेडिसिन से ही कर लेते हैं या सर्जरी ही करनी पड़ती है? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे अतीत में सिर में जो है सिगरेट जिला में बॉल लगी और मेरी बाएं कान के नीचे गिल्टी भी है। तो ये कुछ अगर अतीत में सिर में चोटें लगी हो तो क्या उससे भी एट प्रेजेंट जो है सिर में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? स्लीप एपनिया और स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो मेरे सिर में दर्द तो खैर नहीं है सर। हाँ। तो मुझे मानसिक थकावट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे लोग आधा एक घंटा काम करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, ठंडा खाने पीते हैं। जी। तो मेरे को शोर शराबा जो है ना और हो हल्ला वो और जो है ये प्रदूषण की जो होते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होते। मुझे गुस्सा जो है जल्दी आया था, दिमाग मेरा गर्म जल्दी हो जाता है। जी राजेंद्र जी, हमने सब आपके प्रश्न नोट कर लिए हैं, एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन या सर्जरी ही इलाज है, ये जानना सबसे पहला इनका ये प्रश्न था राजेंद्र जी का कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन भी था ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करने में। ट्यूमर्स के लिए मैं जहाँ तक आपको बात करूंगा कि एज सच मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है। मैं जो आपको बोलूंगा कि जो आप मेडिसिन खाइए और आपका ट्यूमर चला जाएगा। बट हाँ, मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे जो रेडिएशंस होते हैं, ये कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत जब साइज में छोटा होता है तो वो रेडिएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ट्यूमर आपका जा सकता है। बट काफी मेजोरिटी ऑफ जो ट्यूमर जो होते हैं उसमें सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है। जी
और मेडिसिन कोई नहीं है इसकी? मेडिसिन बेसिकली सपोर्टिव मेडिसिन होती है कि अगर आपको ट्यूमर के कारण मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप उसके लिए दवाई देते हैं, या ट्यूमर के कारण आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है या उसमें सूजन आ रही है तो आप उसकी दवाई देते हैं। सिम्टोमेटिक ही होता है। बट कुछ मेडिसिन आजकल ये आई है कि मतलब रिकरेंस होता है ट्यूमर का, मतलब ट्यूमर को आपने निकाल दिया, दोबारा ना हो, इसको डिले करने के लिए कुछ आजकल मेडिसिन निश्चित तौर से आती हैं। बट एज सच मेडिकेशन ऐसी कोई नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं कि आपको ये ट्यूमर है तो आपको ट्यूमर चला जाएगा। जी जी, और ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या करना है, क्या इलाज है, वो डॉक्टर से ही संपर्क करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक प्रश्न किया था कि कभी बचपन में या लंबे समय पहले चोट लग गई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कारण बन जाए? नहीं, अमूमन ये ऐसा नहीं होता है कि चोट का कारण से आपको ट्यूमर हो, ऐसा संभव नहीं है ऐसा। तो क्या कारण होता है फिर, एक्चुअल रीजंस ब्रेन क्या है? ट्यूमर्स के आज तक देखिए कारण तो स्पेसिफिकली पता नहीं चल पाए हैं, बट कुछ मैं बोलूंगा कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिन पेशेंट्स में देखा गया है कि जिनको ट्यूमर हुआ है, जैसे आप रेडिएशन एक्सपोजर आपका अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको ट्यूमर डेवलप हो। दूसरा जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्ट, कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जेनेटिक होते हैं कि आपके पुश्तों में किसी को ट्यूमर हो, जीन्स में कुछ खराबी हो, इस कारण आपको ट्यूमर हो सकता है। तीसरा होता है जो कि आपके शरीर में कहीं और ट्यूमर हो, वो फैल के आपके दिमाग में आ जाए, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होते हैं। बट एज सच स्पेसिफिक क्या कारण है ये अभी तक नहीं पता चले जी। और कान के नीचे अगर गिल्टी है जैसे उन्होंने कहा है तो उसका भी चेकअप कराना जरूरी है? जी बिल्कुल, अगर आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सूजन है कान के नीचे, हड्डी में कुछ है, तो एक बार डॉक्टर को निश्चय दिखा लीजिए। और थकावट और स्लीप डिसऑर्डर्स ये भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं क्या? देखिए, अगर कुछ हिस्से के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें नो डाउट ये सब चीजें होती हैं, बट जैसे इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, इनको थोड़ा सा है, इनको एक साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए और ठीक हो जाएगा इनका। तो चलिए, सारे प्रश्न जितने आपने अभी पूछे थे हमने ले लिए राजेंद्र जी, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गए। हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को और रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी चट्ठा जी, आप अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल को भी मेरा सादर प्रणाम। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है जी, उनको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। नंबर 3, कि ये ब्रेन ट्यूमर कभी कैंसर का रूप भी ले सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। देखिए, ब्लड प्रेशर से ट्यूमर का तो ऐसा कोई सीधा लेना देना नहीं है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि ब्लड प्रेशर से दूसरी बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क जरूर बढ़ जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रखिए, डॉक्टर को दिखाइए और जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जो आप निकाल देते हैं, बट वो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, वो उसमें रिकरेंस होता ही होता है, तो उसका कुछ ऐसा इलाज नहीं होता है। आप लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा बट क्योर नहीं होता उसमें। कुछ ट्यूमर निश्चय ऐसे भी होते हैं ब्रेन में आपके। और ट्यूमर जैसे कैंसर की बात करते हैं तो ट्यूमर भी मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट कैटेगरीज में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ब्रेन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जो कि बिनाइन होते हैं, आपने इसको एक बार निकाल दिया, आप नॉर्मल हो गए, आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगे अपनी। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें आप सर्जरी भी करा लेते हैं, रेडिएशन भी करा लेते हैं, आपकी लाइफ स्पैन तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट वो रिकरेंस होता ही है उन ट्यूमर्स में। तो या फिर जो आपके शरीर में कहीं और से ट्यूमर जो आते हैं वो थोड़ा सा खराब ग्रेड में समझा जाता है, उसका भी इलाज होता है, बट वो पूरी तरीके से क्योर संभव नहीं होता उनका। तो ये आप बता रहे हैं कि रिकरेंस काफी होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन ट्यूमर का क्लास क्या है। अच्छा। उस पे कुछ ट्यूमर्स में रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ट्यूमर्स में निश्चित तौर पर रिकरेंस होता है। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं कि डिपेंड कि आपको किस लोकेशन पे ट्यूमर है, आप अगर उसको हम पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा निकालने जाएंगे तो क्षति ज्यादा हो जाएगी आपको, तो उसमें थोड़ा रिकरेंस का चांस निश्चय होता है। और डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सर्जरी ज्यादातर की जाती है क्योंकि आप उसको रिमूव करते हैं और फिर टेस्ट करते होंगे कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं है। कितना सक्सेस रेट है? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस। परसेंटेज में क्लासिफाई करना तो मुश्किल है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि सर्जरी एज सच में अगर आप जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि 90 to 95% जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी सक्सेसफुल होती है। क्योर नहीं होता, हो सकता है ट्यूमर का आपका, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्जरी कराई और आपको वेंटिलेटर पे चले गए या आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इलाज जरूर कराएं, और किस टाइप का ट्यूमर है इस पे आपका इलाज और इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको कितना
मतलब सही रहेंगे आप। जी जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो भी प्रश्न ब्रेन ट्यूमर से संबंधित आप जानना चाहें, जिनका समाधान आप जानना चाहें, वो इस कार्यक्रम से आपको मिल जाए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं एफएम रेनबो पर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, किरोड़ी लोनी जिला का। जी यामीन भाई, प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे मैं हैं। सर से ये जानना चाह रहा था, जैसे कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है सर के अंदर, तो उसको निकलवा देते हैं, जैसे ऑपरेशन करके निकाल देते जी हैं। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद शरीर में क्या चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि आवाज भी चली जाती है या हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि हमारे रिलेटिव को ऐसा हो चुका है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर की लोकेशन क्या है। अगर आपका ट्यूमर उस हिस्से के पास में है जिससे आपका बोलने का कंट्रोल होता है आपके दिमाग में, या ट्यूमर उस हिस्से में है जिसमें आपका हाथ पैर का कंट्रोल होता है, तो निश्चय तौर पे कभी ऐसा होता है कि आप सर्जरी कराते हैं तो ये सब चीज़ों में आपको जैसा बता रहे कि आवाज़ चली जाना, हाथ पैर में कंट्रोल आना। बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गई है कि इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि आप अगर सर्जरी में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीज़ों की संभावना होने की, मैं जीरो तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी कम हो जाती है। आप पहले से पता चल जाता है कि आपका बोलने का सेंटर है, ट्यूमर से कितना दूर है, तो आपको कितने दूर तक जाना है, ये सब आप सर्जरी से पहले प्लान कर सकते हो आप। और अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो क्या ये जो चीजें बॉडी में इफेक्ट कर चुकी हैं ये वापस ठीक हो जाती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैडम ठीक हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार खराब हो गई तो फिर वो खराब रहेगी। जो कोई नर्व्स रिलेटेड चीजें हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। जी। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आइए बात करते हैं हमारे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, नाम बताइए अपना। मेघा राणा। मेघा जी, जी बताएं क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं डॉक्टर मेरा साहब सवाल से? ये है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको राइट साइड में सर में दर्द होता है, उसी के साथ साथ राइट आई में भी होता है। राइट थाई में और राइट साइड ऑफ द हेड होता है। जी। पहला तो ये, दूसरा ये कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो गया तो आंखों पे उसका कोई असर पड़ता है, आई साइड पे? अच्छा, ठीक है, आपके प्रश्न हम डॉक्टर साहब ने सुन लिए हैं। जी। देखिए, ब्रेन ट्यूमर अमूमन मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि दो तरीके, अगर मान लो आंखों की नस का ट्यूमर है, ठीक है ना, तब तो आपकी आंखों पे निश्चय तौर पे असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी ये ट्यूमर अगर दिमाग में कहीं पे भी है तो वो आपका जो एक दिमाग होता है, दिमाग में तीन चीज़ें होती हैं, एक खून होता है, एक दिमाग होता है और एक दिमाग में पानी होता है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे कि अगर आपका दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है तो दिमाग अपने जगह से हिल जाता है, सरक जाता है, जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई ट्यूमर हुआ तो वो उसने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया तो आपका जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट होती है वो आपकी देखने की नस इफेक्ट होती है, तो उसमें भी आपकी रोशनी जा सकती है। तो या तो रोशनी के नस का ट्यूमर हो या ब्रेन का प्रेशर बढ़े, दोनों चीज़ों में आपका इफेक्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर में आपका आंखों की रोशनी में इफेक्ट आए। डॉक्टर को ही दिखा के वही डायग्नोस कर पाएगा कि आपको क्या हो सकता है। जी, और बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासा है उस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे, तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। 4 बजे तक इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे रेडियो डॉक्टर को, जैसे प्रतिदिन सुनते हैं। और एक ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, हमारे साथ स्टूडियो में है। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर पर बात हो रही है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफी बातें की, हमारे काफी सारे श्रोता कॉलर्स हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर अपनी अपनी समस्या के साथ, तो बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके मैसेज भी लेना चाहूंगी। ये पहला जो मैसेज हमको लिखकर भेजा है, ये लिखा है रिया ने हरिद्वार से, और लिख रहे हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड क्या कुछ खाने पीने से भी हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए। जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि कभी कभी कहा जाता है कि कैबेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ट्यूमर हो सकता है, और अगर ये सच है तो हम कैसे इसको अवॉइड करें और कैसे डिटेक्ट करें, क्या ये सच है?
कॉजेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, दोबारा बताऊंगा कि ऐसे कॉजेस तो ब्रेन ट्यूमर के अभी तक नहीं पता चल रहे हैं, बट कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर आप में ज़्यादा हो, जेनेटिक अगर आप मतलब कुछ ट्यूमर्स होते हैं तो जिनमें जेनेटिक बहुत, पेरेंट्स में ट्यूमर है या जेनेटिक कुछ आपका डिरेंजमेंट हो जाता है, इस चक्कर में ट्यूमर हो सकते हैं। बाकी कॉज ऐसा नहीं हो। जहाँ तक कैबेज की बात है तो मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, बट हाँ जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको भी, उसमें से भी माना गया है कि कुछ कुछ जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो ट्यूमर के कारण हो सकते हैं। जी, और विक्रम सिंह हमसे पूछ रहे हैं जम्मू से, रेडियो परिवार को नमस्कार, मैं ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करा चुका हूं 2017 में, और पहले मुझे एक साल में एक ही सीजर आता था, अब 3-4 बार सीजर आता है, दवाई मैं खा रहा हूं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? दवाई तो इन्होंने लिखी है, पर दवाई का हम नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, पर इनको नंबर ऑफ सीजर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। देखिए, जो भी आपको सीजर्स आ रहे हैं, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये किस ट्यूमर के लिए हुआ था, और दूसरा ये है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिकरेंस का चांसेस होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको स्कैन कराना पड़ सकता है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया था, दोबारा से स्कैन कराइए, अगर कुछ रिकरेंस होगा तो उसका इलाज होगा, और नहीं तो कई बार ऐसा होता है तो आप दवाइयाँ खा सकते हैं। इसकी दवाइयाँ लंबी चलती हैं सीजर्स की, तो उसको खाइए और सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इनको दोबारा से जाना चाहिए चेकअप कराने, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बार ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू हो गया या जो भी सर्जरी है हो गई, तो कितना फॉलो अप टाइम रहता है, कितनी बार जाना पड़ता है उसके बाद? नहीं, फॉलो अप तो आपको, फिर मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन किस ट्यूमर की आपकी सर्जरी हुई थी, वो आपको फॉलो अप कब आना है और कितने दिनों बाद आना है, ये जो आपका रिस्पेक्टिव डॉक्टर है वही बेहतर बता पाएंगे कि हर ट्यूमर का अपने आप फॉलो अप होता है, या आप में कुछ, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी अब महसूस होता है जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट दोबारा जरूर करिए आप। जी, और श्याम मित्तल जानना चाह रहे हैं, रोहिणी में रहते हैं, 74 इयर्स एज है, कि डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए अलग अलग प्रकार के सीजर्स के बीच में, जैसे एपिलेप्सी का है या लो शुगर के कारण हो गया है कि ट्यूमर के कारण है? सीजर का कारण क्या हो सकता है यह तो आपको एक डॉक्टर ही बेहतर बताएगा, बट सीजर्स, हाँ, बहुत तरह के सीजर्स होते हैं भाई। ट्यूमर के कारण भी आपको सीजर आ सकते हैं, और कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज होती है उसके कारण भी सीजर आ सकते हैं, बट कारण क्या है ये तो आप डिस्टिंग्विश, आपसे बेहतर मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर को दिखाइए, वही कारण पकड़ेगा कि आपको सीजर्स क्यों आ रहे हैं। कुछ में ट्यूमर हो सकता है, कुछ में एपिलेप्सी इसको अपन बोलते हैं, सीजर वैसे ही आते हैं, वो डॉक्टर का डायग्नोसिस है, आप उनको दिखाइए जाके। जी जी, और एक हमारे साथ इस समय एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, क्वेश्चन है कि 2014 से ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है ये सिर में, अब ये दवाई इतनी हार्ड दे रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं। जी जी जी, देखिए, हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का जो पहला ट्रीटमेंट तो दवाइयों से जहाँ तक कंट्रोल हो, बट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे इलाज होते हैं। दवाई नहीं हो रही है सर, तो जैसे आपको बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है, वह उससे भी काफी कंट्रोल हो सकता है। आपकी जो नस होती है, जो ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी दर्द में आराम पड़ सकता है, और किसी किसी केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है आपको। जी, तो वो 78 एज है, 78 ईयर, तो बोल रहे हैं इस एज में नहीं करते हैं। तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बार ट्राई करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बता दिया। सेफ है कि? देखिए, आज की डेट में ऐसा तो कोई भी चिकित्सा नहीं है जिसको आप बोलोगे 100% सेफ होगा, बट हाँ, रिस्क कम होता है इसमें। चलिए, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। आपको जैसा गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा फॉलो करें। और हमारे श्रोता हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, नाइस टॉपिक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, और बहुत सारा जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रही है। तो कोशिश यही होती है प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाएं कि आपको भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जो मिलती हैं यहाँ से, वो कुछ ऐसी चीज मिले जो आपको नहीं पता हो, कोशिश यही होती है। और किरण सोनी हमको लिख रही है नागौर राजस्थान से, डॉक्टर साहब की मेरी उम्र 40 वर्ष है और कान में पस आता था जिससे कि पर्दा और पीछे की हड्डी गल रही थी। इसके कारण मेरे ब्रेन में ट्यूमर निकाला गया और कान का ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन था और ब्रेन में ट्यूमर भी था। 4 साल हो गए हैं इस बात को। मेरा सवाल है कि उस ऑपरेशन से मेमोरी पर इफेक्ट हुआ है ऐसा लगता है, तो ये मेरा वहम है कि सच में मेमोरी में इफेक्ट होता है इस तरह के ऑपरेशंस में?
देखिए, जहाँ तक मुझे इनकी बातें सुन के लग रहा है, ट्यूमर नहीं होगा, एब्सेस होगा इनको, मतलब मवाद जमा हो गया, कान का मवाद जो कि दिमाग में फैल गया होगा। डिपेंड करता है कि आपका ये मवाद दिमाग के किस हिस्से में था। लेफ्ट साइड में जनरली आपका देखा गया है कि आपका जो एक दिमाग का हिस्सा, जिसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहाँ पे मेमोरी का भी सेंटर होता है आपका, अगर वो जो कि कान के पास होता है, अगर उसमें आपको मवाद था तो चांसेस हैं कि आपको मेमोरी पे भी इफेक्ट हो सकता है, आया हो उससे। और ये प्रश्न हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से कि अगर किसी को ट्यूमर हो तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चों को और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ट्यूमर हो, और अगर दोनों पेरेंट्स को ट्यूमर है तो ये चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, और क्या इसका कोई बचाव है? क्योंकि आपने बताया जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल। यस, देखिए, हर ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक नहीं होता, ये आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेरेंट को ये ब्रेन ट्यूमर है तो बच्चों को होगा ही होगा। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक का रोल देखा गया है, बट इसको क्लासिफाई करना, और कुछ में परसेंटेज ज्यादा होता है ट्रांसफर का, कुछ में बहुत कम ही होता है। तो आप पर्टिकुलर एक ट्यूमर की बात करेंगे हम तो वो डिफरेंट होगा, बट इन जनरलाइज देंगे तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को ट्यूमर है तो बच्चों को भी ट्यूमर हो। जी, कारण लोग जानना चाह रहे हैं। वैसे आपने बताया कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन सीडेंट्री लाइफस्टाइल कारण हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं। अमित विश्वकर्मा देहरादून से लिख रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल हूँ, बहुत देर बैठे बैठे ऑन स्क्रीन काम करना पड़ता है, तो एक मन में एक जिज्ञासा है जानने की। अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, उस पर इफेक्ट आ सकता है आपको। अच्छा, तो जितना ब्रेन जरूरत है उतना दिल का भी ख्याल रखिए, दिमाग के साथ कहीं ना कहीं नुकसान तो आएगा, है ना? तो इसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि बीच में ब्रेक्स लिए जाएं? ब्रेक्स लीजिए, एक्टिविटीज रखिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आपका दिल दौड़ेगा तो आप भी दौड़ेंगे। जी, देवेंद्र इंगती हमें लिख रहे हैं कार्बी आंगलोंग से। डॉक्टर साहब और शालिनी मैम को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ब्रेन के अलावा कहाँ कहाँ ट्यूमर्स हो सकते हैं? देखिए, अगर हम देखेंगे तो ब्रेन के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा है आपको उसमें ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर कुछ नहीं होता है कि आपके सेल्स की, बॉडी के सेल्स होते हैं, अबनॉर्मल ग्रोथ होना चालू हो जाती है जो कि रुकती नहीं है। तो ब्रेन के अलावा कहीं भी ट्यूमर हो सकता है और कहीं का भी ट्यूमर फैल के ब्रेन में जा सकता है। जी, डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा मेरी है कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, खास तौर पर जब कोई बीमारी होती है, और ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बहुत एडवांसमेंट हो रहे होंगे। और मैंने कहीं पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको टोटली एनेस्थीसिया देकर कंप्लीट एनेस्थीसिया में ही ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाए। कितना सच है? बहुत अच्छा सवाल किया शालिनी जी आपने। आजकल हम एक सर्जरीज बोलते हैं इसको, आजकल तो नहीं, काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रही है, अवेक क्रेनियोटॉमी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ट्यूमर है, जैसे एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था, जो कि बोलने के हिस्से के बिल्कुल पास पास में ट्यूमर है, या आपका जहां से हाथ पैर कंट्रोल होते हैं उसके पास में ट्यूमर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट बेहोश नहीं रहता है, हम पेशेंट होश में रहता है, हम उसकी सर्जरीज करते हैं, और जैसे ही हम उस ट्यूमर के हम निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे आप बोल के दिखाइए या आप हाथ हिला के दिखाइए। तो अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटी में हमें कमी लगती है तो हमको समझ जाते हैं कि हम एकदम उस सेंटर के पास में है, तो हम उसको आगे नहीं जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है। और इसके साथ साथ आजकल तो रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में इतने ज्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं कि आप पहले सब लोकलाइज कर सकते हो कि आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं और वो ट्यूमर से कितनी दूर है। तो रोबोट्स आजकल डेवलप हो रहे हैं सर्जरीज के लिए, एंड दे आर वेरी गुड। तो सर्जरी से पहले जो आप टेस्ट कराते हैं वो कौन से MRIs होते हैं? MRIs कराते हैं। MRI के भी अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमको ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं। कई बार CT स्कैन्स की जरूरत पड़ जाती है, तो सबको हम देख के समझ के फिर ही हम प्लान करते हैं कि किस टाइप से ऑपरेशन करना है। जी, और ये प्रश्न हमें भेजा है गुलाम रब्बानी जी ने पटना से कि मेरे नेक में 8 साल से दर्द है, क्या इसका कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है? तो मुझे लगता है इन्होंने कहीं तो टेस्ट कराए होंगे, कुछ लिखा नहीं है। आप क्या कहेंगे? नेक के कारण तो अमूमन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा मोबाइल होता है, जो आप झुक के मोबाइल देखते रहते हैं, उसको कम करिएगा। और अगर नेक का दर्द आपके हाथों में जा रहा है तो सर्वाइकल हो सकता है, तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो बेहतर बता पाएंगे आपको किस कारण से दर्द है। सैयद दानिश मोहम्मद शाकिर फ्रॉम पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से हमारे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और लिख रहे हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, नाइस टॉपिक, नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सैयद दानिश और मोहम्मद शाकिर, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें कुछ श्रोता हैं जो हमें फोटोज और वीडियोज और मेडिकेशंस की
पूरी लिस्ट भेज रहे हैं, तो हम वो चीज़ें यहाँ शामिल नहीं कर सकते हैं, सॉरी। सिर्फ आप समस्या शॉर्ट में हमें लिखेंगे तभी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे। और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है तरुण कुमार जी ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को ओवरी में गांठ थी जिसको वैक्यूम से निकाल दिया गया है। गांठ में कैंसर की शिकायत बताई गई और किस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शरीर में कैंसर 4 स्टेप से कैंसर हो चुका है, यदि हम गांठ नहीं निकलवाते तो कैंसर नहीं बढ़ता। मतलब काफी कंफ्यूज सा इनका, मुझे समझ नहीं आया, पर ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है प्रश्न, पर आप कुछ कहना चाहें, इन्हें बताना चाहें? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप देखिए ट्यूमर का तो आपको इलाज कराना होगा। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इलाज के बावजूद भी फैलते हैं, अगर आप नहीं कराएंगे तब तो निश्चय ही हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही आएगा, बट कराएंगे तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट मिले और थोड़ा लाइफ प्रोलॉन्ग हो उसकी। जी, और हमारे साथ हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी जी। और मेरा पूछना है कि क्या डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और एगोनाइज पेन ये ब्रेन ट्यूमर के प्राथमिक लक्षण है या मिथक है? देखिए, फिर मैं बोलूंगा कि ट्यूमर के लक्षण जनरलाइज नहीं कर सकते। ट्यूमर के लक्षण उस डिपेंड करता है कि किस हिस्से का आपको ट्यूमर हो सकता है। डिमेंशिया जनरली ट्यूमर्स में नहीं देखा जाता है। ये अगर ओल्ड पेशेंट्स में हो रहा है तो ये सेनाइल डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, तो ये भी आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएगा कि डिमेंशिया का क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण भी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, सिम्टम्स भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चलें, थोड़ा सा हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे आपने बताया कि अगर बहुत बार उल्टी भी आ रही है तो क्या कोई खास समय होता है जिस समय ये दर्द और उल्टी ज्यादा होती है जो ये सिग्नल दे कि ब्रेन ट्यूमर की तरफ कुछ शक किया जा सकता है? देखिए, जो अपन बोलते हैं कि आदमी जब सो के सुबह उठता है उसको उल्टी होती है, तो वो एक, मैं ये नहीं बोलूंगा, प्लीज इसको दिमाग में मत बैठाइए कि सुबह सो के उठ के उल्टी हो रही तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बट देखा जाता है कि जनरली ट्यूमर्स में होती है ऐसी उल्टी, और उल्टियों से हेडेक में रिलीफ होता है। ये नॉर्मल माइग्रेन में भी देखा जाता है, ब्रेन ट्यूमर में भी देखा जाता है। बट इसके साथ साथ अगर और भी एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं तब आपको सचेत होने की आवश्यकता है। जी, और किस तरह के डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के पेशेंट के साथ क्या प्रोग्नोसिस बनता है? देखिए, प्रोग्नोसिस तो पेशेंट का डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर है उसको और किस हिस्से का ट्यूमर है। अगर हम, जैसे आप एमआरआई कराते हैं, ट्यूमर निकलता है, आपकी सर्जरी होती है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसमें क्या और चिकित्सा संभव है, क्या हम रेडिएशन दे सकते हैं, क्या हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे क्या प्रोग्नोसिस रहेगा। जी, तो आज जितने प्रश्न आए हैं हमने कोशिश की है शामिल करने की, और हमारे भी बहुत सारे आज प्रश्न थे वो भी हमने शामिल किए हैं। और कुछ प्रश्न डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं जो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, इस स्कोप पे नहीं आते हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आगे भी अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले विषय सुन लें और हमारे विशेषज्ञ के बारे में जान लें और फिर उस पे प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता होते हैं जो लाइन में होते हैं और अपने प्रश्नों को जानना चाहते हैं, उनके सवाल जानना चाहते हैं। आज बात करी हमने मस्तिष्क ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर की। हमारे साथ रहे डॉक्टर राहुल वाश ने। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें, हमारे श्रोताओं को आपका कोई संदेश देना चाहें? मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्यूमर होना है, ठीक है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ट्यूमर का इलाज कराना आपके कंट्रोल में है। ट्यूमर होने से घबराइए नहीं, इसका इलाज जरूर कराइए। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। बहुत से ट्यूमर ऐसे होते हैं, इलाज कराएंगे आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज जरूर कराइए। बी पॉजिटिव, बिल्कुल बी पॉजिटिव, और इलाज जरूर कराना है, उस चीज को समझना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि डॉक्टर साहब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप जब सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको सब चीजें डॉक्टर समझा देंगे, लेकिन पहुंचिए जरूर, उसको इग्नोर मत करिए। तो इस कोशिश में हम सफल हुए हैं कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जरूर बताइए। हमारे ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं इस कार्यक्रम का फीडबैक और हमारे अन्य कार्यक्रमों का फीडबैक, और इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, क्या विषय आप चाहते हैं कि हम आगे लें, वो भी आप हमें बता सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर राहुल वाशने को, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, आप यहाँ आए हैं, हमारे श्रोताओं की इतने सारी समस्याओं का समाधान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सभी श्रोताओं को। और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को समेटने की और खत्म करने की, फिनिश करने की इजाजत दीजिए आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। पर जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नया एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको यही मिले, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। सुनते रहिए FM रेनबो पर ये कार्यक्रम। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।